नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और हम लोग जो ये एकांकी पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और आप सभी कम से कम ये अंदाजा तो लगा चुके होंगे कि समाज में कैसे लोगों की ज़रूरत है और समाज में कैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो किस तरह बना जा सकता है, और ऐसे लोग जो अच्छे लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं उनसे किस तरह जूझते हुए समाज को अच्छा बनाया जा सकता है। आप देखिए कि उमा जो है वो कितना संघर्ष करती है। उसको मालूम है कि मैं जब शंकर और गोपाल प्रसाद जी को यहाँ से भगा दूंगी, यहाँ से हटा दूंगी, तो हो सकता है कि मेरे पिता बहुत नाराज हों मेरे ऊपर और बहुत परेशानी हो मुझे। मेरे पिता हो सकता है कहें कि अब मैं तुम्हारी शादी कहीं तय नहीं करूंगा, या जो कुछ भी। घर में बहुत झगड़ा भी हुआ होगा जब गोपाल प्रसाद और शंकर उठ के चले गए। तो जो राम स्वरूप है वो धम्म से कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, और जो उमा है वो अंदर चली जाती है और नौकर मक्खन लेके आता है। एकांकी तो यहाँ पे खत्म हो गई बच्चों, लेकिन इस घटना के बाद क्या हुआ होगा जरा आप इसकी कल्पना करें। क्या हुआ होगा इसके बाद कि जब शंकर और गोपाल प्रसाद चले गए होंगे। जरूर ऐसा हुआ होगा कि राम स्वरूप जो है बहुत दिनों तक उमा से बात नहीं किए होंगे, या उमा जो है बहुत दिनों तक दुखी रही होगी, डिप्रेशन में रही होगी, अवसाद में रही होगी। उमा की जो माँ है वो एकदम से घरेलू महिला है, प्रेमा। प्रेमा को भी बहुत खराब लगा होगा। ये भी हो सकता है कि राम स्वरूप जो है वो बहुत ही डांट फटकार किए हों। और इसके जस्ट विपरीत भी हो सकता है, ठीक विपरीत भी हो सकता है, ठीक उल्टा हो सकता है कि राम स्वरूप जो है वो अपनी बेटी से क्षमा मांगे हों, ताकि क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि शंकर जो है वो चरित्र से इतना गिरा हुआ लड़का है। हो सकता है कि वो उमा से क्षमा मांगे हों कि बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि शंकर जो है वो इतना खराब लड़का है। और गोपाल प्रसाद घर पर आकर के इस तरह उनकी बेटी का अपमान करेंगे, उसकी चाल ढाल देखेंगे और उससे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। हो सकता है कि राम स्वरूप इतना अंदाजा न लगाए, और यह सब कुछ हुआ तो उन्हें काफी दुख लगा होगा। उनकी बेटी अपमानित हुई, इसका भी उन्हें दुख लगा होगा। तो वो अपनी बेटी से क्षमा मांगे हों और कहे हों कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम अपना रास्ता खुद तलाश करो। ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं बच्चों की जो भी हुआ होगा अच्छा हुआ होगा। हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि राम स्वरूप को अपनी गलती समझ में आई होगी और वो उमा को बहुत सराहे होंगे, उमा की सराहना किए होंगे, क्षमा मांगे होंगे। यही मानते हुए हम प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है इसे ही मैं पढ़ता हूं और आप सभी बहुत ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। देखिए 11 प्रश्न हैं इसमें और सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्न को समझना और प्रश्न को समझकर उत्तर देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को समझते नहीं है, पूछा कुछ जाता है, उत्तर कुछ और लिखते हैं, मिला जुला उत्तर लिखते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया है, अब तो मेरा नंबर कटेगा ही नहीं। लेकिन देखने में ये आता है कि आपने प्रश्न को ठीक से समझा नहीं। तो सबसे पहली बात यह है, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। 2-3 बार प्रश्न को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद का बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बार बार हर बात पर कहते थे कि एक हमारा जमाना था, और ऐसा कह के वो अपने समय की तुलना आज के समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर्कसंगत है? इस तरह की तुलना करना कहां तक उचित है? ये पहला सवाल है, पहला प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न तो ये पूछा जा रहा है
कि ऐसी तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है, ऐसी तुलना करना चाहिए कि नहीं, आप इससे कितना सहमत हैं। तो अब तो ये आपके मन की बात पूछी जा रही है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी तुलना करना तर्कसंगत नहीं है। हर समय अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलता है। हर समय की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हर समय की परिस्थितियों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना। इसलिए उस समय की तुलना लंबे समय के अंतराल के बाद जब परिस्थितियां बदल जाती हैं और दूसरे तरह के लोग, दूसरी मानसिकता के लोग समाज में आ जाते हैं, तो बीते समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोगों की मानसिकता बदल जाती है, सोच बदल जाती है, शिक्षण पद्धति बदल जाती है। आप ये समझिए बच्चों की हर 15 से 20 साल में समाज बदल जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो युवा हो जाते हैं, जो 15 साल पहले युवा थे वो अधेड़ हो जाते हैं, है ना। तो हर 20 साल के बाद समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग बदल जाते हैं। अब जैसे देखिए आज समाज हमारे हिसाब से चल रहा है। आप लोग छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, आपकी राय कोई विशेष मायने नहीं रखती है। आपकी उम्र, मान लीजिए आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं तो 14-15 साल आपकी उम्र है, ठीक है। अभी आप वयस्क नहीं हुए हैं। अभी जो समाज है वो एक तरह से कहिए तो हमारा समाज है, ठीक है। आप भी इस समाज के हिस्सा हैं, लेकिन आपकी सक्रिय भागीदारी कब होगी? जब आप युवा हो जाएंगे, जब आप निर्णय लेने लायक हो जाएंगे कानूनी रूप से। तो आज से 10 साल के बाद जब आप सारी जिम्मेदारियां ले लीजिएगा, अब हम लोग जो है मुख्य धारा से हट जाएंगे, तो एक नया समाज जन्म लेगा और वो समाज आज के समाज से बिल्कुल अलग होगा। इसलिए जो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बार बार कहते हैं, एक हमारा जमाना था वो बहुत अच्छा था और एक आज का जमाना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस तरह की तुलना करना अच्छा नहीं है, ठीक है। और हम इस तरह की तुलना से सहमत नहीं हैं। अब आप एक छोटा सा उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों अपने उत्तर के समर्थन में। आप कह सकते हैं कि आज से 25 साल पहले समाज में सूचना क्रांति नहीं हुई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी उन्नत नहीं थी, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं थी। आज सभी के हाथ में एक बहुत ही जादुई उपकरण है जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। इस मोबाइल फोन ने सारी दुनिया को बदल के रख दिया है। हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है जिसने सारी दुनिया को जोड़ दिया है। अब सारी दुनिया की जो सूचना है वो आपके हाथ में इकट्ठी है। तो आज का समय आज से 25 साल पहले के समय से काफी प्रोग्रेसिव, काफी प्रगतिशील, काफी आगे बढ़ा हुआ समय है। तो 25 और 30 साल पहले के समय की तुलना आज के समय से करना अच्छा नहीं है। लेकिन हमें यह नहीं समझना है कि 25 साल पहले का समय खराब था। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरा यह कहना है कि हर समय की परिस्थितियां अपने हिसाब की होती हैं। उस समय का जो विज्ञान है, उस समय की जो सूचना तकनीक है, उस समय का शिक्षा का जो स्तर है, उसके हिसाब से उस समय की परिस्थितियां होती हैं। वर्तमान की परिस्थितियां वर्तमान के हिसाब से हैं और आने वाले 20 साल के बाद की परिस्थितियां उस समय के हिसाब से होंगी। इसलिए बीते हुए समय, वर्तमान का समय और भविष्य में होने वाले समय की तुलना तर्कसंगत नहीं है। तुलना आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, आप तुलना करिए, लेकिन इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा था या ये अच्छा है या वो अच्छा है, वो खराब था। ऐसा कुछ नहीं है। हर समय की अपनी परिस्थितियां हैं। अब देखिए आज का जो समय है, विज्ञान तो काफी आगे बढ़ गया ना, लेकिन प्रकृति का क्या हुआ? प्रकृति तो विनष्ट हो गई। अब आप देखिए कि एक छोटा सा कोरोना वायरस लोगों को कितना तकलीफ पहुंचा रहा है। हम कुछ कर पा रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए गर्मी कितनी बढ़ गई है, पर्यावरण का जो प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है, आज हवा सांस लेने लायक नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि आज का समय बहुत अच्छा है?
अब पुराने समय की बात करिए तो उस समय विज्ञान विकसित नहीं था, लाइट नहीं थी, पंखे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। मैसेज सूचना पहुंचाने के लिए लोग घोड़ों से सूचना पहुंचाया करते थे, अखबार नहीं थे, है ना, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं था। तो बच्चों, हर समय की अपनी परिस्थितियां होती हैं, हर समय अपने हिसाब का समय होता है ना। उसे हमें उसी समय उसी जगह जाके देखना पड़ेगा कि वो उस समय के हिसाब से वह दौर कैसा था, आज के समय से के हिसाब से, आज की परिस्थितियों के हिसाब से आज का दौर कैसा है, और कल की परिस्थितियों के हिसाब से कल का दौर कैसा होगा। ठीक है, तो मैंने तो बहुत व्याख्या कर दी। अभी आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है ना, आपको संक्षेप में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए कि लिखना क्या है आपको। अभी तक तो मैंने आपको समझाया कि अलग अलग समय की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है ना। इसे आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे, प्रश्न से ही शुरू करेंगे कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना तर्क संगत नहीं है। इतना आप लिख दिए। फिर आगे लिखिए, हमारे अनुसार हर समय की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। हर समय की घटनाएं अपने समय के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से घटती हैं, इसलिए तुलना करना ठीक नहीं है। हो सकता है कोई बात बीते जमाने के हिसाब से अच्छी रही हो, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से अच्छी ना हो, और आज जो बात अच्छी है वह आने वाले समय के हिसाब से हो सकता है अच्छी ना हो। तो हर समय की अपनी अच्छाइयां होती हैं, अपनी बुराइयां होती हैं, इसलिए हर समय की तुलना करना अच्छा नहीं है। लेकिन हम इन परिस्थितियों से सीख ले सकते हैं, हम अनुभव ले सकते हैं, हम ज्ञान ले सकते हैं कि उस समय ऐसा था, अभी ऐसा है, और आने वाले समय में ऐसा होगा। तो इस तरह से हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, यह कहना ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। अनुभव प्राप्त करने के लिए तो ठीक है, लेकिन तुलना करना तर्कसंगत नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? अब जो मैं आपको लिखने के लिए जितना भाग बताया हूं, उसको आप पॉज करके सुन करके 2-3 बार सुन लीजिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे इसको किस तरह से लिखना है। ठीक, जरूरी नहीं है मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखिए, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसे आप अपनी शैली में, अपनी शैली विकसित कीजिए लिखने की, अपना स्टाइल डेवलप करिए, अपने से लिखिए आप कि आप क्या समझ रहे हैं, तो और अच्छी बात है। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। अगर किसी तरह की परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, आप भी ध्यान दीजिए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? विरोधाभास का मतलब क्या होता है? विरोधाभास मतलब हम कर कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, है ना, देखने में कुछ और लग रहा है, हो कुछ और रहा है, मतलब कि दो चीजों में सामंजस्य नहीं है, उसको कहते हैं विरोधाभास, विरोधी आभास होना, है ना। जैसे कि राम स्वरूप क्या करते हैं, अपनी बेटी को खूब पढ़ाते हैं, MA BA कराते हैं, ठीक है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो उसे छिपाते हैं, तो विरोधाभास हो गया। एक तरफ पढ़ाना और दूसरी तरफ छिपाना, इसी को कहते हैं विरोधाभास। आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं आप सभी, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न यही है, एक बार फिर से सुनिए। राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए उसे छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है?
कौन सी ऐसी परेशानी है जिसके कारण वो ऐसा कर रहे हैं। यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। ये जो विरोधाभास है वो उनकी कौन सी मजबूरी को उजागर कर रहा है, क्या मजबूरी है उनकी। बच्चों देखिए, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, उसे बीए एमए कराते हैं। न सिर्फ उच्च शिक्षा दिलवाते हैं बल्कि उसे गाना बजाना भी सिखाते हैं, संगीत सीखने की अच्छी व्यवस्था करते हैं। उसके पास वादन यंत्र है, हारमोनियम है, सितार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राम स्वरूप अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। लेकिन जब विवाह करने का समय आता है तो उसे छिपाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी विवशता है उनसे, उनकी क्यों बेबस है, काहे ऐसा करते हैं, यही प्रश्न है। क्यों ऐसा करते हैं आप बताइए, क्यों ऐसा करते हैं। वो एक तरफ पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उसे छिपा रहे हैं। देखिए इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इसे लिख सकें। राम स्वरूप अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं लेकिन उसे छिपाते हैं, बाद में उसे छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में करनी है जहां पर ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। चूंकि वह लड़का डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है इसलिए राम स्वरूप उसे एक अच्छा वर मानते हैं और वह अच्छा वर हाथ से न निकल जाए इसलिए वो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं। यही उनकी विवशता है। ठीक है, आप इतना जरूर लिखेंगे कि राम स्वरूप अपनी बेटी को बहुत पढ़ाए हैं लेकिन अपनी बेटी की शिक्षा को उन्हें छिपाना पड़ रहा है क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं जहां के लोग पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। चूंकि लड़का डॉक्टर है इसलिए राम स्वरूप उस लड़के को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं और अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करना चाहते हैं। अब सवाल है कि उनकी क्या विवशता है, क्यों वो करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है कि इस समाज में ऐसा माना जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी हो या ना हो, लड़के का योग्य होना बहुत जरूरी है। लोग लड़कियों की क्षमता पर भरोसा नहीं करते, लड़के की क्षमता पर भरोसा करते हैं। राम स्वरूप को ऐसा लग रहा था कि जो डॉक्टर लड़का है उसी से शादी कर देंगे तो उनकी लड़की का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। राम स्वरूप इस बात को सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरी बेटी स्वयं बहुत पढ़ी लिखी है और इसका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको अंततः लड़कियों की काबिलियत पर भरोसा ही नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मेरी लड़की तभी सुखी बनेगी जब उसकी शादी डॉक्टर से हो जाए, इसलिए वो झूठ पर झूठ बोलने के लिए तैयार है। जबकि होना यह चाहिए कि राम स्वरूप को अपनी बेटी की शिक्षा दीक्षा पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी इस समाज में अपना जगह बना लेगी। और उन्हें बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें बहुत दमदारी के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ सच बोलना चाहिए कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया है, लिखाया है, इस समाज में मेरी बेटी नाम करेगी, तब तो बात बनती। लेकिन यहां पर राम स्वरूप समाज के आगे झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह समाज जो उस समय का समाज था, मैं आज के समाज की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, जिस समय रीढ़ की हड्डी नाम की एकांकी जगदीश चंद्र माथुर लिख रहे थे उस समय के समाज की बात कर रहा हूं कि उस समय का समाज ऐसा था जो लड़कियों को, लड़कियों की शिक्षा को, लड़कियों के काम करने को बहुत अच्छा नहीं मानता था। इसी एकांकी में देखिए ना, शंकर कहता है ना कि नौकरी तो कराना नहीं है। तो महिलाओं के रोजगार को उस समय का समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था, इसलिए राम स्वरूप अपने आप को मजबूर पाते हैं और समाज के सामने झुकते हैं। यही उनकी विवशता है। हालांकि आज का समय बदल चुका है बच्चों, आज के समय में
बहुत छिटपुट ही ऐसा दिखाई देता है कि लोग लड़कियों को पसंद नहीं कर रहे हैं या लड़कियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज का समाज बहुत अच्छा है, लड़कियों को माँ बाप पढ़ा रहे हैं, बहुत प्यार करने वाले माँ बाप हैं अपने बच्चों को, लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं समझते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों कि क्या उनकी विवशता थी। इसे आप मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिए, मैं तो चूंकि व्याख्या कर दे रहा हूं, थोड़ा लंबा हो जा रहा है। आप इसमें से मुख्य मुख्य बातें अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बच्चों। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या है? बेटी का विवाह कराने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से जो उम्मीद लगाए हैं वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्या उम्मीद लगाए हैं राम स्वरूप? राम स्वरूप अपनी बेटी से ये चाहते हैं कि उनकी बेटी चुपचाप उनका कहना मान ले, राम स्वरूप के झूठ में साथ दे, है ना। जिस तरह राम स्वरूप हाथ जोड़कर खड़े हैं उस तरह उनकी बेटी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए। डॉक्टर लड़का है, उसके सामने पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल कहे कि हाँ भाई हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो है वही सब कुछ है। ऐसे व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं ना वो। इतनी पढ़ी लिखी और योग्य लड़की है, उसकी पूरी शिक्षा को दबा दे रहे हैं, छुपा दे रहे हैं। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं सोचो। तो ये उचित नहीं है। ठीक है, तो यही प्रश्न है कि राम स्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए अपनी बेटी से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा मतलब उम्मीद कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। तो अब आप इसका उत्तर देखिए। आप लिखेंगे अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, वह कतई उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? वह इसलिए उचित नहीं है कि क्योंकि इस व्यवहार से उमा जैसी पढ़ी लिखी ज्ञानी लड़की का अपमान हो रहा है और उमा के अपमान के माध्यम से सारी महिला जाति का अपमान हो रहा है। राम स्वरूप अपनी बेटी को झुकने के लिए कहते हैं, झूठ बोलने के लिए कहते हैं, अपने झूठ में साथ देने के लिए कहते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई पढ़ी लिखी लड़की अगर अपनी शिक्षा को छिपाती है सिर्फ शादी करने के लिए तो उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये समस्त महिला जाति का अपमान है, पूरे समाज की महिलाओं का अपमान है। ऐसा करके राम स्वरूप महिलाओं की गरिमा को ठेस लगा रहे हैं। समाज तो पहले से ही महिलाओं को किनारे रखना चाहता है, उसमें वो साथ दे रहे हैं। वो अपनी बेटी की योग्यता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जबकि उनकी बेटी बहुत योग्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राम स्वरूप का व्यवहार, राम स्वरूप उमा से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वह सर्वथा अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा इसमें नहीं है क्योंकि राम स्वरूप जैसा चाह रहे हैं वैसा करने से पूरी महिलाओं का अपमान हो रहा है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनका अपमान हो रहा है, स्वयं उमा के ज्ञान का अपमान हो रहा है। उमा सारी जिंदगी जो पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित की है, इतनी योग्य बनी है, उसका अपमान हो रहा है ना। तो ये उचित नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न भी बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। कहते हैं ना कि अब बिजनेस की बात हो जाए तो गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। दोनों ही देखो अपराध कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मान रहे हैं
और राम स्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छिपा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? पहला सवाल। क्या आप बच्चों आपको लगता है कि दोनों ही अपराधी हैं? लगता है कि नहीं? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप किसे अपराधी मानते हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कह रहे हैं, ठीक, और राम स्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छिपा रहे हैं। बताइए इसमें अपराधी कौन है? गोपाल प्रसाद है या राम स्वरूप है या दोनों ही हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे इसका उत्तर चाहिए आप लोगों से। थोड़ा सक्रिय होइए, लिखिए, टाइप करिए, बताइए। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। आपको अपना विचार लिखना है। देखिए आपका विचार पूछा जा रहा है, मेरा विचार नहीं, आपका विचार। खैर चलिए हम लोग इस पर बातचीत कर लेते हैं, तब शायद आपका विचार बने। आपने अपना विचार तो बना ही लिया। आप लिखेंगे कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। हमारी दृष्टि में ये दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि विवाह कभी भी बिजनेस नहीं होता है। विवाह दो परिवारों का मिलन होता है। विवाह अत्यंत ही पवित्र चीज होती है। दो परिवारों का बंधन होता है, दो आत्माओं का बंधन होता है। इसलिए विवाह व्यापार तो कतई नहीं है। लेकिन गोपाल प्रसाद जैसे लोग ही विवाह को बिजनेस बना दिए हैं और दहेज जैसी समस्या को समाज में बहुत विकराल रूप दे दिए हैं। इसी तरह राम स्वरूप भी अपराधी हैं। राम स्वरूप अपनी बेटी को इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी गोपाल प्रसाद के सामने, उनकी नाजायज मांगों के सामने झुक जाते हैं। ऐसा करके राम स्वरूप अपनी पढ़ी लिखी बेटी का अपमान कर रहे हैं। ऐसा कह के राम स्वरूप सारी महिला जाति का अपमान कर रहे हैं। इसलिए राम स्वरूप को भी माफ नहीं किया जा सकता। राम स्वरूप भले ही एक अच्छे पिता हैं, भले ही वो सोच रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी डॉक्टर लड़के से हो जाए, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोनों ही समान, इसलिए हम ये कहते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। इस पर हमारा विचार यही है कि गोपाल प्रसाद जैसे लोगों को समाज में पनपने नहीं दिया जाना चाहिए, समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। तो राम स्वरूप जैसे लोग जो मजबूरी में अपनी बच्चियों की शिक्षा को छिपा रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा और वे अपने आप सुधर जाएंगे। राम स्वरूप अपराधी हैं, लेकिन यदि शंकर के पिता जैसे लोग ये नहीं कहते कि हमको कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए, तो क्या वो अपनी बेटी की शिक्षा छिपाते? नहीं छिपाते, बिल्कुल नहीं छिपाते। तो गोपाल प्रसाद जैसे लोगों को जब हम समाज में पनपने नहीं देंगे, तो राम स्वरूप जैसे लोग अपनी मनमानी या विवश हो करके और गलत कदम नहीं उठाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? आप अपना विचार लिखिए, बहुत ही सामान्य शब्दों में लिखिए, मेरी तरह लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्य शब्दों में लिखिए। कक्षा 9 का जो स्तर है उसमें आप लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों की भाषा है, लेकिन उसमें बात सही आना चाहिए। ठीक, पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूं तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? किसने कहा? बताइए। उमा ने कहा, गोपाल प्रसाद को डांटते हुए कहा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है?
उमा क्या कहना चाहती है इसके माध्यम से, वो शंकर की कौन कौन सी कमियां गिनाना चाहती है। वो कहती है कि गोपाल प्रसाद जी, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, जरा इससे पूछिए, देखिए। तो इस माध्यम से वो शंकर की कमियों की ओर इशारा कर रही है। तो वो कौन सी कमियां हैं? देखो बच्चों, आप जानते ही हैं कि शंकर एक दुष्चरित्र लड़का है। वो दुष्चरित्र ऐसे है कि वो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो लड़कियों से मार भी खाया है, नौकरानी के पैर पड़ के हॉस्टल से भागा है। तो उसका चरित्र तो बिल्कुल दो कौड़ी का है, उसके भीतर कोई नैतिकता तो है नहीं, है ना। दूसरी चीज, शारीरिक रूप से भी बेहद कमजोर है। तीसरी चीज, वह बहुत ही गुस्सैल है। चौथी चीज, उसकी आवाज एकदम पतली है, खिसियाहट से भरी हुई है, उसके भीतर चिड़चिड़ापन भरा हुआ है। यह सब कुछ शंकर के चरित्र को बहुत नीचे गिरा देता है और इन्हीं कमियों की ओर उमा इशारा करना चाहती है। ठीक है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है कि नहीं, जरा इनसे पूछिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप इसे बंद करेंगे और लिखेंगे कि इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की कमियों की ओर इशारा कर रही है। वह शंकर की अनेक कमियों के बारे में बताना चाहती है। वह यह बताना चाहती है, वह यह कहना चाहती है कि शंकर एक गिरा हुआ लड़का है, उसमें चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है, वह बेहद दुष्चरित्र है। वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, पकड़ा जाता है, मार खाता है और हाथ जोड़कर वहां से भागता है। वह पढ़ने में भी अत्यंत कमजोर है। जब उससे पूछा जाता है कि उसकी पढ़ाई में और कितना समय बचा है तो साल 2 साल बताता है। उसे खुद में आत्मविश्वास नहीं है कि वह इस साल उत्तीर्ण हो सकेगा कि नहीं, पास हो सकेगा कि नहीं। वह अत्यंत क्रोध से भरा हुआ है, गुस्सैल है, उसकी आवाज बड़ी गंदी है, चिड़चिड़ाहट से भरी हुई है, खिसियाई हुई आवाज है उसकी। शारीरिक रूप से कमजोर है, झुक कर बैठता है, इसलिए उसके दोस्त भी कहते हैं कि इसकी बैकबोन नहीं है, शंकर की बैकबोन नहीं है, कमजोर है। तो रीढ़ की हड्डी है या नहीं, इसके माध्यम से उमा गोपाल प्रसाद के लाडले बेटे शंकर की अनेक कमियों की ओर इशारा करती है। ठीक, इतनी सारी कमियां मैं आपको गिना दिया। आप चाहें तो 1 2 3 4 ऐसा भी करके लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। छठवां प्रश्न, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्ति की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब आप बताइए, शंकर जैसे लड़कों की जरूरत है कि उमा जैसी लड़कियों की जरूरत है? समाज को कैसे लोगों की जरूरत है? चलिए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, चलिए मैं समय दे रहा हूं, लिखिए। समाज को उमा जैसी लड़की चाहिए कि शंकर जैसा लड़का चाहिए? लिखिए, मैं देख रहा हूं। देखिए, मेरी दृष्टि में या सभी की दृष्टि में अगर हम शंकर और उमा की तुलना करें तो उमा बहुत ही श्रेष्ठ है और शंकर अत्यंत गिरा हुआ है। समाज को उमा जैसी लड़की की जरूरत है, न कि शंकर जैसे दुष्चरित्र लड़के की। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, समाज को उमा जैसी लड़की की जरूरत है। समाज को शंकर जैसे लड़के की कतई जरूरत नहीं है। समाज के लड़के शंकर की तरह न बने तो बेहतर है। और मुझे लगता है कि समाज में जो लड़के हैं, बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो शंकर की तरह हैं, बाकी लड़के बहुत अच्छे हैं। सारे लड़के शंकर की तरह नहीं है, है ना। बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो शंकर की तरह गिरे हुए हैं। हमारे समाज के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सहयोगी हैं, है ना, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, उनका मानसिक स्तर बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी समाज को उमा जैसी लड़की की जरूरत है। क्यों जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि उमा जैसी लड़की की जरूरत है, उसके पक्ष में कुछ बातें बताइए, क्यों जरूरी है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि उमा जैसी लड़की की जब हम इज्जत करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, तो इससे लड़कियों का सम्मान बढ़ेगा।
लड़कियों की इज्जत बढ़ेगी, लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, जब लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा तो समाज में लड़कियों के लिए परेशानी कम होगी। समाज लड़कियों को आगे बढ़ता हुआ देख करके उनसे ईर्ष्या नहीं करेगा, उन्हें बढ़ावा देगा, है ना। और जब आज घर में लड़कियां पैदा होती हैं तो कहीं ना कहीं लोग दुख प्रदर्शित करने लगते हैं, वह सब खत्म हो जाएगा। समाज में जो दहेज जैसा दानव है कि लड़की कितनी भी योग्य है लेकिन रुपया देना पड़ेगा लड़के वालों को, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। और लड़कियां जिस क्षेत्र में हैं, मेरा अपना निजी अनुभव है कि वहां का प्रशासन बहुत अच्छा होता है, सच्ची होती हैं, ईमानदार होती हैं, मेहनती होती हैं। आप परीक्षा परिणाम देख लीजिए, बच्चियों ने क्या कमाल किया है पूरी दुनिया में, है ना। तो इसलिए लड़कियों को उनके हिस्से का पर्याप्त इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा आप जब अपना तर्क लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, और अपनी भाषा में आप उसे लिख लीजिए। ठीक। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को समझिए। रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक है उसकी सार्थकता मतलब मीनिंगफुल, है ना। उसे अंग्रेजी में समझिए। आप लोग अंग्रेजी को थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि रीढ़ की हड्डी, इस एकांकी का जो हमने टाइटल रखा है, शीर्षक रखा है, वो मीनिंगफुल है, सही है, अच्छा है। क्यों? तो आप बताएंगे कि इस पाठ में इस एकांकी का नाम रीढ़ की हड्डी रखा जाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस एकांकी में हम देखते हैं कि अलग अलग चरित्र के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी है। हम लोग पहले भी इस पर बात किए थे। गोपाल प्रसाद की भी अपनी रीढ़ की हड्डी है, अपना अलग तरह का उनका चरित्र है। राम स्वरूप की अपनी अलग रीढ़ की हड्डी है, वो थोड़ी झुकी थोड़ी ऊंची है। शंकर की अपनी रीढ़ की हड्डी है, मतलब अपनी नैतिकता है, वो एकदम खराब है। उमा, उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है, वो बेहद मजबूत है। और प्रेमा, इनकी अपनी रीढ़ की हड्डी है, वो भी मजबूत है, ठीक ही है, उसे अच्छा ही मानेंगे, वो एक घरेलू महिला है। तो रीढ़ की हड्डी का मतलब है नैतिकता, स्वभाव, व्यक्तित्व, है ना। तो इस एकांकी में जितने भी पात्र हैं उनका अपना अपना व्यक्तित्व है। किसी का व्यक्तित्व कमजोर है, किसी का व्यक्तित्व बहुत मजबूत है, किसी का चरित्र बहुत ही ढुलमुल है, जैसे राम स्वरूप का चरित्र ढुलमुल है। किसी का चरित्र बिल्कुल गिरा हुआ है, जैसे शंकर का चरित्र। किसी का चरित्र बेहद खराब है, गोपाल प्रसाद का चरित्र। तो इस तरह से इस एकांकी में अनेक लोगों के चरित्र पर बात की गई है, और चरित्र को रीढ़ की हड्डी रूपक से, रीढ़ की हड्डी एक रूपक है, मेटाफर है, उससे स्थापित करने की कोशिश की गई है। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छा है। आप कुछ और भी सोच सकते हैं, आपको लगे कि रीढ़ की हड्डी का शीर्षक कुछ और भी हो सकता है, तो आप उसकी भी सार्थकता पर बातचीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर, मतलब आपने ये जो कथा पढ़ी, कहानी पढ़ी, एकांकी पढ़ी, उसकी एक कहानी है, उसमें आप किसको सबसे अच्छा चरित्र मानते हैं? कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? ये जो एकांकी है, इसका मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? ये तो आपके ऊपर है। मेन कैरेक्टर कौन है? शंकर भी हो सकता है मुख्य पात्र, हो सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर शंकर के माध्यम से आधुनिक समय में जो लड़कों की दुर्गति है और उनका पतन है नैतिक रूप से, उसे उजागर करना चाहते हो। फिर उमा जो है वो इस एकांकी का महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि उमा के माध्यम से एक मजबूत और पढ़ी लिखी लड़की कितनी क्रांतिकारी हो सकती है और समाज को कैसे आईना दिखा सकती है, इसको स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उमा भी इस पाठ का मुख्य चरित्र हो सकती है। गोपाल प्रसाद के माध्यम से वो ऐसे व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं जो बेहद ही चापलूस
और बेहद ही मक्कार है, अवसरवादी है, झूठा है। तो गोपाल प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, क्योंकि गोपाल प्रसाद के व्यक्तित्व को अगर उजागर नहीं करेंगे तो फिर उमा जवाब किसको देगी? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कथा वस्तु के आधार पर इस एकांकी के सारे पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी पात्र को किसी भी दूसरे पात्र से कमतर नहीं आंका जा सकता। हर पात्र की अपनी अपनी विशेष स्थिति है। लेकिन फिर भी चूंकि उमा अत्यंत ही साहसी लड़की है, वो बहुत सच्चाई और के साथ खड़ी है, निडरता के साथ खड़ी है, अपनी शिक्षा के साथ खड़ी है, किसी से नहीं डरती है और दबती नहीं है, समाज को आईना दिखाती है। गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप और शंकर तीनों लोगों को आईना दिखाती है, तीनों लोगों को बताती है कि इनकी रीढ़ की हड्डी कितनी कमजोर है। इसलिए इस आधार पर हम उमा को इस एकांकी का मुख्य पात्र मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, सीधे सीधे आप उमा पे मत आइए। पहले आप बताइए कि सारे लोग महत्वपूर्ण हैं, फिर बताइए कि उमा महत्वपूर्ण है, और ये बताइए कि क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उमा का चरित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं की गरिमा को स्थापित करती है, महिलाओं की मर्यादा और इज्जत को बचा कर रखती है, सबको करारा जवाब देती है, और अपनी शिक्षा, उसकी जो शिक्षा है, उसने जो पढ़ा लिखा है, उसे मजबूती के साथ अपनाती है, मजबूती के साथ समाज के सामने खड़ी है। ठीक है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि शंकर जैसे डॉक्टर से शादी हो कि मत हो। अब नौवां जो है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। बच्चों कल का आप पाठ देखिएगा, उसमें मैंने इन सभी के चरित्र पर बातचीत की है। कल का जो पिछला जो भाग है वीडियो का, उसमें आप देखिएगा, अंत में, पाठ के अंत में मैंने इन सब के चरित्र पर बात की है, सबके चरित्र पर बातचीत की है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक, राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, वहां पर जाकर के आप देख लीजिए। मैंने बहुत ही विस्तार से गोपाल प्रसाद के चरित्र पर भी बात की है, और बहुत विस्तार से राम स्वरूप के भी चरित्र पर बात की है, उमा पर तो बात की ही है, शंकर पे भी बात की है, और प्रेमा पर भी बात की है। यहाँ तक कि मैंने नौकर के बारे में भी बताया है कि वो हाथ से पैदा करने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको एक बार थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में सबसे अंतिम मिनटों में जाइए, तो अंतिम के 4-5 मिनटों में मैंने बताया है। ठीक, 10वां, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? क्या कहती है ये एकांकी? बताइए भाई, क्या उद्देश्य है इसका, इस एकांकी का? मेरे ख्याल से इस एकांकी का उद्देश्य यह है कि समाज को यह पता लग सके कि हमें महिलाओं की शक्ति पर, महिलाओं की शिक्षा पर, महिलाओं के सम्मान पर आंच नहीं आने देना चाहिए। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। महिलाएं बहुत योग्य हैं, लड़कियां बहुत योग्य हैं, खासतौर पर लड़कियों की बात हो रही है, बहुत ही योग्य हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं, समर्थ हैं। हमें उनकी शक्ति पर, उनकी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। झूठ बोल के उनकी शादी नहीं करा देनी चाहिए। ठीक है, और इस एकांकी का एक ये भी उद्देश्य है, यह दिखाना कि समाज कितने गंदे लोगों से भरा पड़ा है। ऐसे लोगों से अगर लड़ना है तो अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा। आज उमा पढ़ी है, इसलिए इन लोगों का जवाब दे रही है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद और शंकर का, अगर बेटी पढ़ी लिखी नहीं होती तो सर झुका के चली गई होती। बात समझ रहे हैं ना? तो यही इस कहानी का, इस एकांकी का उद्देश्य है, लोगों को यह बताना कि महिलाओं पर, लड़कियों पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, उन्हें योग्य बनाना चाहिए, समाज में लड़ने के लिए उन्हें आजाद छोड़ना चाहिए, उन्हें अपना जगह बनाने के लिए आजाद छोड़ना चाहिए। और गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप और शंकर जैसे जो लोग हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देना सिखाना चाहिए। यही इस एकांकी का उद्देश्य है। ठीक, अब 11वां प्रश्न आपको करना है। समाज में महिलाओं को
उचित गरिमा दिलाने हेतु आप क्या करेंगे? चलिए बच्चों, एक एक काम लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान, उनका सम्मान दिलाने के लिए आप क्या करेंगे। आपसे, अगर लड़के लड़कियों दोनों से सवाल है, लड़कियों की भी जिम्मेदारी है महिलाओं की इज्जत को बना के रखना और लड़कों की भी जिम्मेदारी है, तो आप दोनों लोग बताइए मुझे, लड़के और लड़कियां दोनों ही, है ना, कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए आप दोनों ही लोग क्या करेंगे, बताइए। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। और अभी घड़ी ये कह रही है कि अब इस पाठ को हम लोग यहीं समाप्त करें, इस कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करें बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।